आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना सर, वो ना तो हम अपने ऊपर बातें करने वाले हैं ना तो आपके ऊपर बातें करने वाले हैं। हम बातें करने वाले हैं आपके भविष्य के ऊपर, और आपका भविष्य तभी सेट होगा जब आप सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़िएगा, और वही क्वेश्चन को आपको पढ़ना है जो आपका एग्जाम पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो हमने आपसे वादा किया था कि आपको 30 दिन 30 सेट, और ये 30 दिन 30 सेट जो लोग कर लेगा, और उसका मजाल है सर कि ये 30 सेट से बाहर आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सर देखो ऐसे समझना सर, मैं आपको 30 दिन में सर 30 सेट करवाऊंगा। अब सोचो सर कि एक सेट में आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, एक सेट में आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, और कराएंगे 30 सेट, एक मतलब 900 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। और ये 900 क्वेश्चन सर सभी का सभी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यानी हम आपको कहने का सेंस है सर कि हम आपको 900 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, तो बस आपका अगर आप में जज्बा है, जुनून है, चाहत है, इच्छा है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो बस इस क्लास को अटेंड करते रहना मेरे भाई। बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मात्र तुम 3 क्लास करो, मात्र 3 क्लास। अगर तुम में परिवर्तन नहीं दिखा ना सर, तो फिर संदीप कुमार को छोड़ करके चले जाना। ठीक है सर, चलते हैं क्लास को कर देते हैं शुरू। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा सर कि चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने हर दोस्तों तक शेयर कर देना। जिनकी इच्छा है, चाहत है, सपना है, तो इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। ठीक है सर, चलिएगा सर, आते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर की तरफ। कहता है ना सर, ये हमारा फिजिक्स का ये पहला सेट है। ठीक है, हमने केमिस्ट्री का 1 सेट करवा चुके हैं, मैथ का 1 सेट करवा चुके हैं, ये फिजिक्स का ये पहला सेट है। ठीक है, वो सभी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, जाकर के वहां से सारे क्लासेस को कर देना धुआं। ठीक है, ऑटोमेटिक जब सवाल को करोगे धुआं तो रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। ठीक है, आना। कहता है रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है। जैसे आपसे पूछेगा रेल की पटरी, जब रेल की पटरी बोलेगा सर तो किस धातु की बनी होती है, तो रेल की पटरी, देखो रेल की अगर पुल बोलेगा ना मेरे भाई, तो रेल का जो पुल होता है ना सर, वो आपको ढलुआ लोहा का बना होता है। किस लोहा का बना होता है सर? रेल का जो पुल होता है ना सर, वो आपको ढलुआ लोहा का बना होता है। किस लोहे का? ढलुआ लोहे का रेल का पुल बना होता है। लेकिन सर अगर हमसे पूछेगा रेल की पटरी, हमसे क्या पूछा सर? पटरी। तो पटरी जब पूछेगा तो आइस्पात मारना। क्या मारना? आइस्पात का। ठीक है, हमने क्या बोला है? रेल का अगर पुल पुलेगा सर, तो रेल का जो पुल होता है वो ढलवे लोहा का होता है। ठीक है, और रेल का जो पटरी होता है वो इस्पात का होता है। हमसे पूछा रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है, तो रेल की जो पटरी होती है वो इस्पात की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इस्पात की बनी होती है। रेल की पुल किससे बनी होती है, तो रेल की जो पुल बनी होती है वो ढलुआ लोहे की बनी होती है। ठीक है सर, चलो आना सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन का आता है ना सर कि विरामा की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है 5 सेकेंड में। ये 5 सेकेंड है। ठीक है, इसको हटा देना। 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी? सवाल बोला है कि विरामा की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु, मान लो कि कोई वस्तु ए है, मान लो हम वस्तु हैं, हम अभी विरामावस्था में हैं। जब हम विरामावस्था में हैं, इसका मतलब हमारा प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जब कोई वस्तु विरामा अवस्था से गमन करेगा तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। जो कि बोला सर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से, ये हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है सर वो त्वरण है। ठीक है, यानी ए का मान कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये 5 सेकेंड है। ठीक है सर, ये कितना है? 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा? यानी टी का जो मान है वो 5 सेकेंड है, और हमसे पूछा दूरी, और दूरी बोले तो हमसे एस का मान पूछा है मेरे भाई। कितने लोग इस सवाल को बनाओगे? फिजिक्स अपने आप में कहता है कि जब तक तुम हमसे लड़ोगे नहीं तब तक हम तुम्हारे पास जाएंगे नहीं। तो तुम्हारे अंदर लड़े मतलब फैटम फैटी रे ना रे बाबा ना, दिमाग से लड़े के बा, फैटम फैटी ना करे के बा। हाँ आना सर। अब देखो सर, जहाँ पे हमको ए पता है, यू पता है, टी पता है, एक फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस हमको निकालना है, एस बराबर यू टी, यू का मान 0 हो गया, यानी 0 गुने टी प्लस कितना? 1/2, और गुने कितना? ए का मान कितना है? 2, और गुने टी का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर देना। ये 2 से 2 गला खोपचे में सर जी, यानी एस का मान कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25।
कितना मीटर? 25 मीटर। यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा दूरी आया है वो कितना आया है? 25 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आया है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलो आना सवाल नंबर कितना सर? 3 की तरफ। 3 नंबर पता है क्या बोलता है कि तुझे देख कर जीता हूं हम। कहता है समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग, समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग, समान द्रव्यमान के दो पिंडों का वेग। अच्छा, पहला पिंड का जो वेग है मेरे भाई वो v है, और दूसरा पिंड का जो वेग है मेरे भाई वो कितना है? 3v है। तो हमसे पूछा गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। अच्छा, कितने लोग बताएगा गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी। तो पहला गतिज ऊर्जा का वेग, पहला गतिज ऊर्जा बराबर दूसरा गतिज ऊर्जा, ठीक है। यानी फर्स्ट गतिज ऊर्जा एंड सेकेंड गतिज ऊर्जा का अनुपात हमसे पूछा, ठीक है। पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा। अच्छा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² बटा, अब देखो सर ऊपर पहला गतिज ऊर्जा है तो इसको पहला 1 करना, दूसरा पहला भी करना। ये गतिज ऊर्जा होगा दूसरा, तो 1/2 m2 इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक है सर। आ जाना, किसी को दिक्कत नहीं? समझा? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे दो बेग है, एक पहला बेग ये, दूसरा बेग ये है, ठीक है सर। आ जाना, सिर्फ बेग बदल रहा है सर, मास नहीं बदल रहा है। m का मान ज्यों का त्यों रहने देना, ठीक है। सिर्फ बेग बदलना सर, ठीक है। क्या बदलना? बेग बदलना। यानी 1/2 m v1 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 m v2 का स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ ओनली फॉर बेग है बदल रहा है, मास नहीं बदल रहा है, ठीक है सर। आ जाना, इसको जरा काटना। 1/2 से 1/2 गला खोपचे में, m से m गला गंगा नहाने। v1 का मान कितना है सर? v है, तो v का स्क्वायर बट्टा v2 का मान क्या है सर? तो 3v है, तो 3v का होल स्क्वायर। यानी हो जाएगा ऊपर v² बट्टा ये 3 का स्क्वायर 9, अब v² हो जाएगा। आना, ये v² से v² गला खोपचे में, यानी आ गया 1/9। 1/9 का मतलब क्या होगा? 1:9। यानी 1:9 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना? सी। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना है सर? होने नहीं देंगे नहीं समझा? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², हमने रख दिया। चलो आना सवाल नंबर कितना? 4 की तरफ। 4 नंबर क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर। कहता है ना, रुक जा 4 नंबर, हाँ। कहता है उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पथ्यांक होते हैं। देखो सर, कहता है उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पथ्यांक में होते हैं, तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। किस पे होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। आपसे पूछेगा कि उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पथ्यांक में होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अगला आना 5 नंबर की तरफ। कहता है डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डायनमो का प्रयोग किया जाता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने में, ठीक है सर। डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, ठीक है। आ जाना, कहता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए नहीं। कहता है चुंबकीय ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने के लिए नहीं, रासायनिक ऊर्जा में नहीं सर। कहता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए नहीं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या जाता है? विद्युत मतलब क्या बोलता है इसको? अरे जो हम लोग क्या करता है इसको, अच्छा रहने दो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने में होता है सर किसको? तो डायनमो का यूज। डायनमो का यूज कहाँ होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, ठीक है। डायनमो का यूज कहाँ होगा? तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो, ठीक है। चलो आना क्वेश्चन नंबर कितना? 6 की तरफ आना। 6 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना। कहता है ना सर कि 20 ओम और 10 प्रतिरोध समांतर बंद है, तो इन्हें 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान क्या होगा? देखो सर, V बराबर कितना हो गया? 12 वोल्ट। 10 प्रतिरोध, 20 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर बद्ध है। 20 ओम के 10 प्रतिरोध
अब सोचना, अब मेरे बात को सोचना, 20 ओम के 10 प्रतिरोध, यानी पहला R1 का मान लो कितना है सर, ये 20 है, फिर R2 का मान कितना है 20 है, फिर R3 का मान कितना है 20 है। इसी प्रकार से कितना प्रतिरोध है, इसी प्रकार से ये 10 प्रतिरोध है, यानी R10 का भी मान कितना है 10 है, सॉरी 20 है। ठीक है, आ जाना। अब सोचो सर कि R1 R2 सभी का सभी समांतरबद्ध है, मतलब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अब प्लस डॉट 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 हो जाएगा 1/R10, क्योंकि 10 तक है, तो 1/R बराबर 1/R1 तो 20 का मान 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 एक 10। ठीक है, आ जाना। अब क्या करो सर, ये 1/R बराबर ये पूरा में 10 को कर लो एलसीएम, तो यहाँ पे 1 प्लस, और ये पूरा में 20 को कर लो एलसीएम, तो 1 प्लस 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 1 प्लस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ये टोटल देखो सर, हमने 1/20 1/20 1/20 इसलिए हमने 1/20 1/20 किया है क्योंकि ये 20 ओम के 10 प्रतिरोध है। ये वाला जो 20 ओम का है ना सर, ये वाला जो 20 ओम का है वो 10 प्रतिरोध है। तो पहला प्रतिरोध R1 भी 10 है, R2 भी R1 भी 20 है, R2 भी 20 है, R3 भी 20 है, R10 भी 20 है। ठीक है, तो हमने सब 20 कर लिया एलसीएम। जैसे 20 को एलसीएम किया तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल है कितना प्रतिरोध, तो 10 प्रतिरोध है, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा सर हम ऐसे लिखते हैं, इधर आ जाओ, यानी 1/R बराबर ऊपर 10 और नीचे 20, इसको काट देना, 2 बार में कट जाएगा, ये R नीचे है चल जाएगा ऊपर, जब R जाएगा ऊपर तो ये 2 भी चल जाएगा ऊपर, तो नीचे में 1 लिखा नहीं जाता, नहीं R बराबर कितना हो गया 2, और V का मान कितना है 12। हमसे क्या पूछा I बराबर क्या होता है V/R, V का मान कितना है 12, R का मान कितना आया है सर 2, यानी 6 दूनी 12, यानी कितना एम्पेयर हो गया 6 एम्पेयर की धारा हो गया। कितना एम्पेयर की धारा हो गया सर 6 एम्पेयर की धारा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सर थोड़ा हमको दिक्कत हुआ तो इन्हें समझ लो, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो जैसे आपसे बोलेगा सर कि समांतर क्रम में है, सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो ऐसे केस में इसका जो सर ये समतुल्य प्रतिरोध होता है मेरे भाई, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है मेरे भाई वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, प्लस डॉट 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 1/RN तक जाता है। ठीक है, अगर आपको बोलेगा सर कि ये श्रेणी क्रम में है, किस में है, ये आपको बोलेगा श्रेणी क्रम में है, किस में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 RN। ठीक है, आ जाना। वो हमें बोला है समांतरबद्ध में है, और सभी R1 का भी मान 20 था, R2 का भी मान 20 था, R3 का भी मान 20 था, ऐसे ऐसे बढ़ता गया। ठीक है, तो वो हमें समांतरबद्ध में बोला था, इसीलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगा दिए। ठीक है, और टोटल हमने 20 तक गया लेकर के, कहाँ तक 10 तक लेकर गया, क्योंकि 10 गो था, 20 ओम के 10 प्रतिरोध था, तो हमने 10 तक ले चल गया। सबको समझ में आया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा मजेदार था मेरे भाई। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 7 की तरफ। कहता है टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। टंगस्टन जो है मेरे भाई वो कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, टंगस्टन जो है मेरे भाई वो 3000 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पिघलता है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर कहता है एक ध्वनि का तरंग की आवर्तकाल, एक ध्वनि का तरंग का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल बराबर कितना है सर, तो 0.001 है। हमसे क्या पूछा, ध्वनि की आवृत्ति, जरा तुम हंसकर बोलो ना, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल कितना है मेरे भाई 0.001, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, यानी 1/0.001। ठीक है, अब क्या करना है सर, इस पॉइंट को यहां से हटा दो, तो ऊपर में 1000 से गुना कर दो। नहीं समझा, ये पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कई डिजिट, तो 3 डिजिट,
तो 3 जीरो लगेगा। अब ऊपर कितना बच गया सर 1000 और नीचे कुछ नहीं तो 1 को नीचे लिखा नहीं जाता, इसलिए हमारा कितना हो गया 1000 HZ हो गया। ठीक है, यानी आवृत्ति कितना हो गया 1000 HZ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल समझ में नहीं आया है? हमसे बोला था सर कि आवर्तकाल है 0.01 सेकेंड। आवर्तकाल कितना है 0.01 सेकेंड। तो आवर्तकाल बराबर होता है, सॉरी आवृत्ति हमसे पूछा है सर, क्या पूछा आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल हमने नीचे रख दिया, ये पॉइंट हटाया तो हमने ऊपर 1000 चल जाएगा और हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो आना सवाल नंबर कितना 9 की तरफ आइएगा सर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। 9 नंबर कहता है ना कि किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। किसी वस्तु की अधिकतम चाल जो होती है सर वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु की जो अधिकतम चाल होती है वो निर्वात में चाल होती है। तो निर्वात में किसी वस्तु की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। थोड़ी सी सर इस क्लास में हम ज़्यादा बातें ना करेंगे क्योंकि कम टाइम में आपको हम 30 क्वेश्चन को लिपटा देंगे। ठीक है, इस बात को जरा आप समझ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, और अपने आप को पेशेंस बना करके सर सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़िए और शाम को 6 बजे जुड़िए। हम आपके सर स्वागत में खड़े रहेंगे और आपकी सपना को साकार करने के लिए सर हम अपने आप को कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है सर। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं सर, बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, आप 10 दिन फोकचा मत खाना मेरे भाई। हम आपके लिए कई रातें जग करके हम आपके लिए कुछ करते हैं, वो ऐसे चीज़ करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो। वो पॉलिटेक्निक के हर स्टूडेंट ने ये हमारा नोट्स पढ़ा होगा और जो लोग नहीं लिए हैं सर अभी तक तो आप जाकर के ले लीजिएगा। एक बार पढ़िएगा इस नोट्स को ना सर, तो आपको इस नोट्स में सिलेक्शन का चेहरा दिखेगा, क्वेश्चन का चेहरा नहीं दिखेगा, सिलेक्शन का चेहरा दिखेगा। क्योंकि मैंने मेरे भाई कई रातें जगने के बाद हमने 1200 क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा और हमने अपने हाथों से इस पीडीएफ में हमने सॉल्यूशन डाला। तो ये पीडीएफ विथ आंसर है, ये पीडीएफ में क्वेश्चन विथ आंसर है सर। तो जिन लोगों को लेना है सर तो ये 1200 क्वेश्चन है सर, जिसको भी मात्र 99 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है सर, जिसका प्राइस हो सकता है बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा मिशन था कि 2500 स्टूडेंट के पास ये पीडीएफ पहुंचनी चाहिए और लगभग सर ये 2000 पार कर गया है। जिस दिन 2500 स्टूडेंट के पास पीडीएफ पहुंच जाएगा इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है सर। तो बाकी थैंक यू सर। जिन लोगों को लेना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, व्हाट्सअप एंड पेमेंट नंबर करके लिखा होगा, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपये। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। बाकी मैं आपके साथ रहूँगा सर आपके सिलेक्शन को और ईजी बनाने के लिए। ठीक है सर, बाकी देख लेना आप लोग। चलो आना सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आना। कहता है क्या सर कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है सर, कितने लोग बताओगे चंद्र ग्रहण में क्या होता है सर। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है ना सर कि चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी रहती है। चंद्रमा और सूरज के बीच क्या रहती है, पृथ्वी रहती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण जब लगता है ना सर, लोग नहीं कहता चंद्र ग्रहण लग गया रे, कोई खाना नहीं खाना रे, नहीं कहता है। गांव में होता है, शहर में भी होता है भाई। हाँ, तो चंद्र ग्रहण में होता है क्या ना सर कि चंद्रमा और सूरज के बीच जो होता है ना वो पृथ्वी रहती है, जिससे अंधेरा हो जाता है तो कहता है चंद्र ग्रहण लग गया। हाँ, तो यही काम होता है सर। ठीक है, चलो आना सर ये 11 नंबर की तरफ आना। 11 नंबर का आता है ना कि स्टील एवं रबड़ में कौन अधिकतम प्रत्यस्था है। अच्छा, किसमें अधिकतम प्रत्यस्था है? देखो, एक होता है स्टील, एक होता है रबड़। रबड़ समझता है ना सर? हाँ, एक स्टील और रबड़ में अधिकतम प्रत्यस्था किसमें है? स्टील और रबड़ में किसमें अधिकतम प्रत्यस्था है? तो ये स्टील में जो होता है सर वो अधिकतम होता है। किसमें होता है? स्टील में अधिकतम होता है, रबड़ में नहीं। ठीक है, चलो आ जाना। ये हमारा कितना नंबर है? 12 नंबर। कहता है स्विच लगाए जाते हैं किस तार में। तो स्विच जो लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है, हमसे पूछा स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में। ठीक है सर, आ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना सर कि उस तारामंडल का क्या नाम है। उस तारामंडल का क्या नाम है जो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई देता है। उस तारामंडल का क्या नाम है जो आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा क्या करता दिखाई देता है। तो उसे हम लोग कहते हैं सप्तवर्षी। क्या कहते हैं? सप्तवर्षी। कहता है उस तारामंडल का क्या नाम है जो आकाश में
प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं सप्तवर्षी। क्या कहते हैं? सप्तवर्षी। क्या कहते हैं? सप्तवर्षी। क्या कहते हैं? सप्तवर्षी। क्या कहते हैं? सप्तवर्षी। हाँ, अरे शेयर करो ना। हाँ, अच्छा एक बात और बताता हूँ सर, जिन लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना मेरे भाई, तो इसका पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है संदीप कुमार। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा संदीप कुमार मेरे भाई, तो मेरा आईडी खुल जाएगा। उसी आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, तो ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। और इतना से नहीं खुलेगा तो ये सर्च कर लेना @ संदीप। ठीक है, @संदीप 7295, इतना से मेरा आईडी खुल जाएगा। ये दो में से कोई सर्च कर लेना। ठीक है, जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, छोड़ दी है, मेरे जैसे सिंगल हो, तो 18420 इस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसे जाकर के फॉलो कर लेना। वहाँ भी अपडेट मिलेगा रे बकलूल। चलो सर, आ जाना। अगला तो हमने क्या बोला सर कि प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा दिखाई देता है सप्तवर्षी। चलो आना, सवाल नंबर कितना सर? ये आपको 14 की तरफ 14 नंबर क्वेश्चन क्लास 10th में पढ़ने को था। कितने लोग बच्चे हैं जो 14 नंबर का सही और सटीक आंसर दे दिया होगा? कितने लोगों में हिम्मत है, दम है, ताकत है? तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। हेलो, हाँ बोलिए। क्या? हाँ बोलिए ना। 99 रुपया। वो ऑफर ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ जी, ठीक है, यही नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हाँ, अरे हाँ बोल तो रहे, अब कैसे बोले आपको? आइएगा सर, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कहता है यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो हमसे पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। वाटर मतलब जल और ग्लास मतलब कांच। ठीक है, तो हमसे पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है कांच का अपवर्तनांक बट्टा, यानी ये होता है हमारा AW बट्टा में सर हमारा हो जाएगा μW, सॉरी ये G है ना, G ऐसे है। ठीक है, छोड़ो ना, ऐसे लिखो ना, डायरेक्ट आ जाना। ऐसे लिखना, कांच का अपवर्तनांक 3/2 बट्टा में जल का अपवर्तनांक 4/3। ये नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो, इसको इसके साथ गुना कर दो, 3 3 9 9/8 हो जाएगा। नहीं, आंसर कितना हो जाएगा? 9/8। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। हमसे पूछा जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछे उसको बटा में रखना। जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछे उसको बटा में रखना। जल के सापेक्ष पूछा, जल को हमने बटा में रखा, और जिसके सापेक्ष नहीं बोला उसको हमने ऊपर रखा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट हमारा तरीका ये है मेरे भाई। आना अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आना सर, अगले क्वेश्चन की तरफ आना। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ना मेरे भाई क्या कि 1 ग्राम कोयला के जलने से निर्मयुक्त ऊर्जा की मात्रा होती है कितना? 1 ग्राम कोयला के जलने से निर्मयुक्त ऊर्जा की मात्रा जो होती है सर मेरे भाई, वो 350 जूल होता है। कितना जूल होता है सर? ये 350 जूल होता है सर। ठीक है, इस बात को जरा अपने दिल में रखना सर, कितना? 350 जूल होता है। ठीक है सर, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलो आना, कहता है ना सर, सौर मंडल में सूरज के निकटतम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सूरज का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सूरज का जो निकटतम ग्रह है मेरे भाई, वो आपको क्या है सर? वो आपको क्या है मेरे भाई? वो आपको क्या है मेरे भाई? आपको वो है बुध। ठीक है, चलो आ जाना। सवाल नंबर कितना होगा? सवाल नंबर आपका 17। कहता है 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो, पहला आपका है 1 ओम। ठीक है सर, आ जाना। दूसरा आपका है सर R2 का मान क्या है मेरे भाई? R2 का मान है 2 ओम। R3 का मान क्या है मेरे भाई?
3 ओम, ये तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। जब समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो R1 अब प्लस R2 कर देंगे, अब प्लस R3 कर देंगे। R1 का मान 1 होगा, R2 का मान 2 होगा, R3 का मान 3 होगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया कि सॉरी समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम का आंसर 6 होगा। ठीक है, हमसे समांतर क्रम में जोड़ा गया मेरे भाई, हम तो कुछ और ही बना दिए। ये समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, जब समांतर क्रम में जोड़ेगा ना तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1 क्या होता है R3 होता है। 1/r बराबर 1/r1, R1 का मान कितना है 1 है, प्लस R2 का मान कितना है 2 है, प्लस R3 का मान कितना है 3 है। अब आना, अब 1/r बराबर इसमें क्या करना, 3 को कर लो एलसीएम। जैसे 3 को करेंगे एलसीएम सर तो यहाँ पे होगा कितना, 3 दूनी ने 6 होगा एलसीएम। यहाँ पे 3 और 2 में 3 2 1 में 6 होगा एलसीएम। 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 6 बार पढ़ेंगे। 6 को 1 के साथ गुना कर दो तो 6 होगा, प्लस 2 को कितना बार गुना करेंगे पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे। 3 को 1 के साथ गुना कर दो तो 3 हो जाएगा। 3 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे। फिर 2 को 1 के साथ गुना कर दो 2 हो जाएगा। 3 और 2 5, 6 5 11, 11 बट्टा कितना 6, यानी हमारा आर का जो मान आएगा वो 6 बट्टा कितना 11 आ जाएगा। ये 1/r है तो हमने आर को ऊपर कर दिया तो 6 ऊपर चल जाएगा, यानी 6/11, 6/11, यानी कितना, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है, जिंदा हो ना जी दिक्कत नहीं ना है, हम न है ना जिंदा, तो टेंशन काहे को लेना है। चलो आना सर, किसी को परेशानी नहीं ना हुआ है। अगर समांतर क्रम बोलता तो आंसर 6 होता, श्रेणी क्रम बोलता तो आंसर 6 होता। कहता है ना कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं। देखो सर, परमाणु के नाभिक में ऐसे समझना, ये यहाँ पे क्या है सर, इस प्रकार से मतलब मूव करता है तो यहाँ पे न्यूक्लियर होता है सर। ठीक है, आ जाना, ये न्यूक्लियर होता है, न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन के पास प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो हमसे पूछा नाभिक में, तो ये वाला नाभिक है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है सर, ये आपको न्यूट्रॉन होता है और प्लस किसका चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, किसी भी परमाणु के जो नाभिक है ना सर, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, आ जाना, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज लेस होता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कहता है क्या कि अगर किसी तरंग का आवर्तकाल इतना है, अच्छा किसी तरंग का जो आवर्तकाल है मेरे भाई, वो आवर्तकाल आपको 0.002 है, तो कहता है तरंग की आवृत्ति क्या होगा। हमसे पूछा आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल की वैल्यू कितना है सर, ये है 0.002। हमने क्या बोला है, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल का ये वैल्यू है, आ जाना, हमने रख दिया। ये पॉइंट को हटा देना, जैसे पॉइंट को हटाएंगे सर तो पॉइंट के बाद कई गो अंक है, तो 3 अंक है, तो यहाँ पे सर 1 के बाद यानी 1000 से गुना कर देंगे। चलो आ जाना, यानी ऊपर हो गया 1000, नीचे में क्या सिर्फ ओनली फॉर ये 2 बचा, 2 से काटेंगे ये 500 बार में कटेगा, यानी ये हो गया हमारा 500 HZ। सबको समझ में आया, कितना HZ, 500 HZ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। सबको समझ में आया। फिजिक्स सभी के दिल तक गया कि नहीं गया। आज के बाद आपको फिजिक्स से डरना है, नहीं डरना है सर, फिजिक्स से लड़ना है। फिजिक्स नहीं सर, वो हर मुसीबत से लड़ना है जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो डरा ना वो गला खोपचे में, और जो लड़ा ना वो गला फुलंगी पे, मतलब ससुराल गला तो लड़ना नहीं है सर, लड़बो तो जेबो खुपचे में, ना लड़बो तो लड़बो तो जेबो गंगा नहाए ले, ना लड़बो तो जेबो खुपचे में सर जी। तो लड़े के बा, हारे के ना बा, लड़े के बा सर। ठीक है, चलो आना, कहता है कैमरा द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है क्या। देखो सर, कैमरा द्वारा जो कैमरा में जो लगा हुआ होता है ना मेरे भाई, वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, आ जाना, कैमरा में जो लगा हुआ होता है वो होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमारा
वास्तविक कॉमा कॉमा उल्टा, ठीक है। कैमरा में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है ना सर, वो वास्तविक और क्या उल्टा बनाता है। क्यों? क्योंकि कैमरा में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलो आना सवाल नंबर कितना 21 की तरफ। 21 नंबर का आता है ना कि इंद्रधनुष किसके चलते बनता है। इंद्रधनुष, हम लोग का जो इंद्रधनुष है मेरे भाई, इंद्रधनुष ऊपर में दिए तो इंद्रधनुष इंद्रधनुष किसके चलते बनता है? तो ये बनता है वर्ण विक्षेपण के चलते। वर्ण विक्षेपण के चलते इंद्रधनुष किसके चलते बनता है? तो वर्ण विक्षेपण के चलते। हेलो, हाँ, हमने क्या बोला है सर कि इंद्रधनुष किसके चलते बनता है? तो वर्ण विक्षेपण के चलते, ठीक है। चलो आना अगला कहता है ना सर कि इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगा। नाव जो होगा सर वो अधिक अस्थायी रूप से चलेगा। ये कौन सी स्थिति में? ये चार स्थिति में से कौन सा स्थिति में नाव जो है वो अधिक अस्थायी रूप से चलेगा? सभी यात्री नाव में खड़े होंगे तब नाव अस्थिर रूप से चलेगा, या फिर सभी यात्री नाव में बैठे होंगे तब नाव अस्थिर रूप से चलेगा, या आधे खड़े तथा आधे बैठे होंगे तब नाव अस्थिर रूप से चलेगा, या फिर आधे से अधिक लोग बैठे होंगे तब नाव अस्थिर रूप से चलेगा। देखो सर, जब बोलेगा नाव अस्थिर रूप से चले ना सर, तो सभी यात्री जब नाव में बैठे होंगे ना सर, तब हमारा नाव अस्थिर रूप से चलेगा, ठीक है। तो अस्थिर रूप से कब नाव चलता है? जब नाव में लोग बैठे होते हैं। कहता है रेलों की पुल बनाने में किसका उपयोग होता है? रेल की पटरी बनाने में इस्पात का लोहा का यूज होता है, और पुल बनाने में ढलुआ लोहा का यूज होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का फोकसांतर बढ़ा होता है, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का फोकसांतर बड़ा होता है, सही बात। नेत्रिका का फोकसांतर बड़ा होता है, गलत बात। अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के दोनों के फोकसांतर बड़ा होता है, गलत बात। अभिदृश्यक एवं नेत्रिका दोनों का फोकसांतर छोटा होता है, गलत बात। अभिदृश्यक का फोकसांतर बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आना 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर कहता है ना सर कि मोटर गाड़ियां में किस प्रकार का स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होता है। मोटर गाड़ी जो होता है सर उसमें किस प्रकार का जो स्टीयरिंग होता है वो चालक के मतलब चलाने वाले के लिए सुविधा होता है, छोटे स्क्वायर के रूप में, ठीक है। छोटे व्यास वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर की तरफ, 26 नंबर की तरफ आना। कहता है रॉकेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट इंजन कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बढ़ रही है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला कहता है सर कि किस पिंड को जाओ किस दर में डुबाया जाता है? तो उत्प्लायन बल अचर हो जाता है, जबकि उत्प्लायन बल अचर होता है जबकि पिंड पूरा डूबा है। कहता है क्या सर? क्या कि किसी पिंड को जाओ किसी दर से डुबाया जाता है तो उत्प्लायन बल अचर हो जाता है जब पिंड पूरा डूब जाता है, डूबा रहा, ठीक है, पूरा डूब रहा। अगला कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, गलत बात। कहता है उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है, गलत बात। उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, गलत बात। उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। हाँ, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है सर वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आना सवाल नंबर 30 की तरफ। कहता है ना सर कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगी। हमें 4 डायोप्टर, पावर कितना दिया हुआ? 4 डायोप्टर। हमसे क्या पूछा? फोकस बराबर वाट। फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। एफ इधर आएगा, जो ये एफ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ये एफ इधर आएगा तो हो जाएगा 1/p। ये P नीचे आ जाएगा, 1/p का मान 4 है, यानी कहने का सेंस है सर कि फोकस जो हो गया वो 1/4 मीटर हो गया।
फोकस 1/4 मीटर और 1/4 मीटर फोकस आ गया, लेकिन सबका सब आंसर जो है सर वो सेंटीमीटर में दिया हुआ, कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में है। अच्छा 1/4 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या बदल दो सेंटीमीटर में, तो 1/4 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 25 चौका 100 यानी कहने का सेंस है ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि सर ऑप्शन नंबर आपका डी है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर। आप बताना सर कि ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, क्लास अच्छा लगा ना मेरे भाई, तो कमेंट करके बता देना सर। बाकी फिर मिलते हैं आप सबके बीच हम अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना सर। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने अपने दोस्तों को फैला देना। थैंक यू, लव यू मेरे भाई।